चैप्टर वन। चैप्टर वन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्लास ट्वेल्थ की एनसीईआरटी का कोल्ड वॉर एरा। इसमें हम लोग एंड ऑफ द कोल्ड वॉर के बारे में जानेंगे, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एरा के बारे में जानेंगे, कोल्ड वॉर क्या था, यूनाइटेड नेशन और यूएसए का आइडियोलॉजी क्या था उसके प्रति, फिर इंडिया का क्या था, नैम डोमिनेंट कैसे किया, नैम कैसे काम किया, फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्डर क्या था इसके बारे में जानेंगे हम लोग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के बारे में जानेंगे, रोल ऑफ नैम जानेंगे और अलाइनमेंट हैज़ बीन प्रोटेक्टिंग द इंडियाज इंटरेस्ट, कि कैसे नॉन अलाइनमेंट इंडिया के इंटरेस्ट को अपहोल्ड किया। वर्ल्ड वॉर वन 1914 से 1918 तक चला, वर्ल्ड वॉर टू 1939 से 1945 तक चला। ओरिजिन ओरिजिन कैसे हुआ? जो यूएसए था उसका थिंकिंग था कैपिटलिस्ट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। वैसे यूएसएसआर था उसका, उसकी आइडियोलॉजी थी कम्युनिस्ट होना चाहिए, मतलब वन पार्टी गवर्नमेंट होनी चाहिए और वही लोग चीज़ों को कंट्रोल करें, है ना। और से इससे क्या हुआ, टसल ऑफ द पावर स्टार्ट हुआ, आइडियोलॉजी का इकोनॉमिक कंपटीशन स्टार्ट हुआ, जिसको हम लोग कोल्ड वॉर कहते हैं। हॉट वॉर क्या होता है? सीधी लड़ाई। वर्ल्ड वॉर टू क्या था? हॉट वॉर था, इसमें सीधी लड़ाई हुई। और कोल्ड वॉर क्या था? आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस बेस्ड लड़ाई थी। ये आर्म रेस थी, मतलब कि कौन पहले कौन अच्छा डिफेंस सिस्टम बनाता है, कौन अच्छे ज़्यादा बंदूक बनाता है, ये आर्म्स आर्टिलरी उसके बेसिस पे लड़ाई थी। कौन स्पेस में ज़्यादा काम करता है। प्रॉक्सी वॉर करा देना, मतलब दो कंट्रीज़ को लड़वा देना और अपने तरफ से लड़वा देना, जैसे कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, ये क्या हुआ? प्रॉक्सी वॉर किए, इस कारण ये लोग अलग हो गए। यूएसए कैपिटलिज्म, प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्री मार्केट, ठीक है। यूएसए क्या सोचता था? कैपिटलिज्म पहले और प्राइवेट प्रॉपर्टी फ्री मार्केट हो। और यूएसएसआर सोशलिज्म पहले और स्टेट कंट्रोल हो, इक्वालिटी बेस्ड सिस्टम हो। इन्फ्लुएंस ऑफ कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर का इन्फ्लुएंस क्या हुआ? यूरोप, जर्मनी डिवाइड हुआ, ईस्टर्न यूरोप यूएसएसआर और वेस्टर्न पार्ट यूएसए में। जर्मनी, बर्लिन था ना, बर्लिन वॉल का फॉर्मेशन हुआ, ये बर्लिन है। तो यहाँ पर एक 150 किलोमीटर की लंबी दीवार खड़ी कर दी गई। जो इसका ईस्टर्न पार्ट था वो यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में था, और और जो इसका वेस्ट पार्ट है वो यूएसए के इन्फ्लुएंस में था। तो बर्लिन वॉर का सिंबल था फाइट बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। फिर एशिया, एशिया में कोरिया वॉर हुआ, वियतनाम वॉर हुआ। क्यूबा में क्या हुआ? मिसाइल क्राइसिस हुआ, इसको आगे पढ़ेंगे अपन लोग। मिडिल ईस्ट में काफ़ी सारे वॉर हुए जिसको हम लोग प्रॉक्सी वॉर कहते हैं, मतलब ये लोग लड़े क्योंकि इन लोगों के पीछे इंटरेस्ट था किसका? यूएसएसआर और रशिया का। नैम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री इंडिया, इजिप्ट, यूगोस्लाव यूगोस्लाविया और डू नॉट वांटेड टू बिकम पपेट ऑफ एनी ब्लॉक, ठीक है। तो ये जो कंट्रीज थी, इंडिया थी, इजिप्ट थी, यूगोस्लाविया थी, ये थोड़ा स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। डू नॉट वांटेड टू बिकम पपेट ऑफ एनी ब्लॉक। तो इन्होंने ऑफिशियली ज्वाइन किया, किसी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया, और प्रमोट किया सेल्फ इंटरेस्ट को, पीसफुल को एग्जिस्टेंस को, अपहोल्डिंग डेवलपमेंट को। क्या हम लोग भाई डेवलपमेंट अपहोल्ड करेंगे और हम लोग किसी की तरफ नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्डर, ये क्या था? जो नैम कंट्रीज थे उन्होंने डिमांड किया कि हमारे साथ फेयर ट्रेड डेवलपमेंट नेशन होना, हम लोग फेयर ट्रेड चाहते हैं विद डेवलप्ड नेशन। हमको डेवलप्ड नेशन जैसे कि यूएसएसआर हो गया और यूएसए हो गया, इनके साथ हमको फेयर ट्रेड चाहिए। कोई वो नहीं चाहिए कि एक के साथ कर रहे हो तो दूसरे के साथ ट्रेड मत करो, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। एक्सप्लॉइटेशन को स्टॉप करना, नेचुरल रिसोर्सेस का, है ना, कि भाई हम अंडर डेवलप हैं तो आप हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। और अपनी टेक्नोलॉजी का शेयरिंग की बात की इन्होंने, तो इसी का इन्होंने नाम रख दिया NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्डर। आइडिया क्या था इसका? पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मस्ट बी गो हैंड इन हैंड विद इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस, के इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस साथ साथ चलने चाहिए। इंडिया रोल, इंडिया का रोल क्या है? नेहरू टुक लीडरशिप इन नैम, नेहरू थे, उन्होंने नैम का लीडरशिप लिया। उनके साथ टीटो थे, यूगोस्लाविया के
मेन लीडर, और नासिर थे इजिप्ट के मेन लीडर, ठीक है। इंडियाज पॉलिसी नैम, मतलब इंडिया की पॉलिसी क्या थी, नैम, कि हमको किसी भी ब्लॉक में, ना तो कैपिटलिस्ट यूएसए, ना तो यूएसएसआर, किसी के खेमे में नहीं जाना है, हमको अपना अलग से रास्ता चलना है। बट प्रैक्टिकली इंडिया मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी, इंडिया क्या किया, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखा। इट टुक डिफेंस सपोर्ट फ्रॉम यूएसएसआर, ये यूएसएसआर से सपोर्ट ले लिया इंडिया डिफेंस के लिए, और इकोनॉमिकल एड्स के लिए यूएसए का सपोर्ट लिया। दिस बैलेंस हेल्प प्रोटेक्ट इंडिया नेशनल इंटरेस्ट, और ये दोनों मिलकर के इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को अपहोल्ड किए। क्यूबा मिसाइल वॉर 1961 में हुआ था, यूएसएसआर और यूएसए के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट सा शुरू हो गया था। क्यूबा ओवरथ्रोन फिल्डन कैस्ट्रो, द प्रेसिडेंट ऑफ द स्मॉल आइलैंड नेशन ऑफ द कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। कि यूएसए सोचने लगा कि जो क्यूबा में हमारा यूएसए यूएसएसआर सोचने लगा कि यूएसएसआर सोचने लगा कि ये जो कंट्री है क्यूबा, है ना, ये यूएसएसआर के सपोर्ट में था, और ये पास था किसके, यूएसए के। तो ये सोचते थे कि क्या पता यूएसए का दिमाग खटका और वो फिडल कैस्ट्रोल को वहाँ के प्रेसिडेंट पद से हटा दे। तो यूएसएसआर ने क्या किया, अपने जो लड़ाकू जहाज थे वो इस एरिया में उतार दिए, करेबियन सी के पास लाना शुरू कर दिए, है ना। तो अब इससे क्या हुआ कि जब यूएसए को पता चला कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो वो लोग भी अपने वॉर हेड लाना शुरू कर दिए। इससे कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन हो गया जो कि एक वॉर का रूप ले सकता था। मिसाइल क्राइसिस इसका नाम दिया, क्यूबान मिसाइल क्राइसिस, कि भाई इन दोनों को लगा कि हमारी मोनोपोली में कम मत हो जाए, इस कारण दोनों ही अपने मिसाइल्स हो गए, आर्टलरीज हो गए, न्यूक्लियर बम्स हो गए, इनको लेके आ गए। तो लोग बाग डरने लग गए कि ये तीसरा विश्व युद्ध ना शुरू हो जाए। तो अब इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। इसमें मेन लीडर इससे जुड़े हुए हैं, निकिता क्रुशोव जुड़े हुए हैं, और जॉन एफ कैनेडी जुड़े हुए हैं इससे। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब इसको देखते हैं अपन। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस 1962, बैकग्राउंड क्या था इसका, क्यूबा एक स्मॉल आइलैंड है नियर यूएसए, लीडर था इसका कैस्ट्रो, एलाई ऑफ यूएसएसआर, ये यूएसएसआर का एलाई था। यूएसएसआर फियर्ड यूएस इन्वेशन इन क्यूबा, कि क्यूबा इन्वेड ना कर, यूएसए इन्वेड ना कर दे क्यूबा में। तो यूएसएसआर ने क्या किया, क्रूशो के लीडरशिप में न्यूक्लियर मिसाइल क्यूबा के पास ला करके खड़ा कर दिए। ब्रॉड यूएसए मेन लैंड डायरेक्टली अंडर दी न्यूक्लियर थ्रेट, मतलब ये क्या हुआ कि यूएसए के मेन लैंड के पास ही आकर के न्यूक्लियर थ्रेट खड़ा हो गया। तो यूएसए का रिएक्शन ये था, यूएसए प्रेसिडेंट कैंडली ने क्या किया, डिमांडेड मिसाइल रिमूवल, और क्या किया उन्होंने, यूएसए वॉरशिप इंटरसेप्ट सोवियत शिप हेडिंग क्यूबा, कि भाई जो यूएसए ने भी अपने वॉरशिप को क्यूबा की ओर चला दिया, जो जहां पर यूएसएसआर के वॉरशिप खड़े थे वहीं पर। क्राइसिस क्या हुआ, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर शुरू होने वाला था, न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता था, मे स्टार्ट, नोन एज क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, इसी को क्यूबा मिसाइल क्राइसिस बोलते हैं। सिग्निफिकेंस क्या था, शो दी थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, ये न्यूक्लियर वेपन का डर बताता है कोल्ड वॉर के दौरान। नीड ऑफ रिट्रेन एंड पॉलिसी, कि भाई इसके लिए रिट्रेन रोक की ज़रूरत है और पॉलिसी की ज़रूरत है, कि आपको कब न्यूक्लियर मिसाइल यूज़ करना है, उसके ऊपर कुछ रोकथाम होना चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन एंड डायलॉग एक्सचेंज नीड्स टू बी एग्रीमेंट, ठीक है, कि जो आपके डायलॉग एक्सचेंज, आपके बीच अच्छी बातचीत होनी चाहिए कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो। नो ऑर्डिनरी वॉर, वर्ल्ड ग्रेट रिलीफ, बोथ डिसाइडेड टू अवॉइड द वॉर, जब वही दोनों शिप पास में आ गए थे तो दोनों ने क्या सोचा कि भाई वॉर नहीं करते, हट जाते हैं, तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए रिलीफ की बात थी। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हाई पॉइंट व्हाट कम टू दी नोन एज द कोल्ड वॉर, ठीक है, मतलब क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हाई पॉइंट था कोल्ड वॉर के दौरान का। यूएसए एंड सोवियत ब्लॉक बाय द
रिस्पेक्टिव एलाइज फॉर्चुनेटली हाउएवर इट नेवर एस्केलेट द हॉट वॉर। कि भाई ये कोल्ड वॉर था और इस क्राइसिस के दौरान भी दोनों ने कामनेस मेंटेन रखा और इस कोल्ड वॉर को हॉट वॉर में कन्वर्ट होने नहीं दिया। कोल्ड वॉर मैटर ऑफ पावर, राइवलरीज और मिलिट्री अलायंस और बैलेंस ऑफ पावर के ऊपर बेस्ड था कि भाई हमें कौन आगे बढ़ता है मिलिट्री अलायंस में, कौन मिलिट्री पावर ज़्यादा इकट्ठा कर लेता है, किसके पास ज़्यादा पावर आ जाती है, इसके बेस पे था, ना कि रियल वॉर के बेस पे था। ठीक है, कोल्ड वॉर क्या होता है? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ 1948, अलाइड लीड मतलब यूएसए, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस डिफीटेड दी एक्सेस पावर लीड टू जर्मनी, इटली एंड जापान। देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो जर्मनी, इटली, जापान तो एकदम कमज़ोर हो जाते हैं। यूएसए, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस ये लोग उभरते हैं एज अ न्यू वर्ल्ड लीडर, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चलता है। वॉर इन्वॉल्व ऑलमोस्ट all the major weapon of the world spread out of the European, including the South Asia, China, Burma and Myanmar। कि वर्ल्ड वॉर टू के दौरान मेजोरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री किसी न किसी पक्ष में जाकर के लड़ा है। साउथ ईस्ट एशिया के ले लो, चाइना ले लो, बर्मा ले लो, सब के लो। वॉज अ पार्ट ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। The war devastated world in the term of loss of human life, civilian property. First World War had earlier shaken the world between 1914 to 1980। के भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो बहुत ही खतरनाक था क्योंकि उससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी है, वो भी पूरी दुनिया को हिला डाला था। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑल्सो बिगन ऑफ द कोल्ड वॉर। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है कोल्ड वॉर की बिगिनिंग हो जाती है। यूनाइटेड स्टेट ड्रॉप टू एटॉमिक बॉम्ब ऑन दी जापानीज सिटी हिरोशिमा नागासाकी इन 1945। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में यूएसए एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप कर देता है और जापान इसके कारण सरेंडर कर देता है। जापान वॉज अबाउट टू सरेंडर बट इट इज़ अननेसेसरी ड्रॉप ऑफ द बॉम्ब। कई लोग कहते हैं कि जापान सरेंडर करने वाला था, ये अटैक करना अननेसेसरी था, गलत था, ये बताते हैं कई लोग। लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि अननेसेसरी था, ये सिर्फ यूएसए अपना पावर दिखाने के लिए यूएसएसआर को इस कारण वो बम गिराता है। और ये दिखाते हैं कि मॉस्को मॉस्को मतलब यूएसएसआर का कैपिटल, उसको दिखाते हैं कि भाई हम सुप्रीम हैं। एटॉमिक बॉम्ब वॉज नेसेसरी टू एंड दी वॉर क्विकली एंड स्टॉप दी। और कई लोग कहते हैं कि भाई एटॉमिक बॉम्ब गिराना ज़रूरी था, अगर वो नहीं गिराते कुछ साल और युद्ध चलता और बहुत लोग और भी मारे जाते। सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज द राइज ऑफ द न्यू पावर ऑफ द ग्लोबल स्टेज विद डिफीट ऑफ जर्मनी एंड जापान। जर्मनी और जापान का डिफीट होता है, नए वर्ल्ड पावर सामने आते हैं। United States and Soviet Sun become the greatest power in the world with the ability to influence event anywhere on the earth। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट और सोवियत संघ ये बहुत ताकतवर पावरफुल बन करके उभरते हैं और ये लोग इतने पावरफुल थे किसी भी कंट्री को इन्फ्लुएंस कर सकते थे अपनी एबिलिटी से। कोल्ड वॉर was an outcome of the emergence of the US and USSR as the two superpower rival to each other। तो कोल्ड वॉर के दौरान, कोल्ड वॉर के कारण यूएसए और यूएसएसआर सामने आ गए और एक दूसरे के बहुत बड़े राइवल बन गए। वही कोल्ड वॉर के दौरान वही प्रॉक्सी वॉर हुआ, वेपन किसका पहले बनेगा, इस कारण भी काफ़ी डिस्ट्रक्शन आया। और ये एक पॉलिटिकल गेन के लिए ये एक फाइट चल रहा था जिसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी, जैसे सोसाइटी का डिस्ट्रक्शन ही हुआ कोल्ड वॉर में भी। In event of the nuclear war, both sides will be badly harmed, that it become impossible to declare one side or the other as a winner, even if one of them tries to attack the disable the nuclear weapon of the rival, the other still left with enough nuclear weapon to conflict unacceptable destruction
लॉजिक ऑफ डिटरेंस, इसको हम आगे पढ़ेंगे लॉजिक ऑफ डिटरेंस को। कोल्ड वॉर इज नॉट हॉट और दी शूटिंग वॉर, मतलब कोल्ड वॉर ऐसा नहीं है कि जिसमें आर्म्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें, एक टैक्टिकल युद्ध था, आइडियोलॉजी का युद्ध था। Rival bloc lead to subpower their expected behavior rational and responsible actor. Rational responsible in the sense of the understood the risk fighting war that might involve two superpower। वही कि दो ब्लॉक में जाएं, किसी ना किसी ब्लॉक को ज्वाइन कर ले और उनकी तरफ से युद्ध में साथ दे, यही था। इमरजेंस ऑफ द टू पावर ब्लॉक in the world sharply divided into two alliance system. The state was supposed to remain try to protect superpower to limit the influence of the other superpower and their allies। ठीक है कि वर्ल्ड क्या हो गया, दो ब्लॉक में डिवाइड हो गया, टू अलायंस में भी डिवाइड हो गया, दो मेन पावर हो गए, तो फिर क्या हुआ, दो अलायंस उनके जो साथी देश थे उनमें भी डिवीजन हुआ कि कुछ कंट्री यूएसएसआर का पार्ट दे रहे थे, कुछ कंट्री यूएसए का साथ दे रहे थे। तो क्या हुआ कि रिमेन, अब इन्होंने क्या किया कि अलग अलग ट्रीटी साइन की कि भाई हम लोग और हमारे अलायंस सेफ रहें। इसके लिए उन्होंने काफ़ी सारी ट्रीटी ट्रीटी साइन की, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्मॉल स्टेट इन दी अलायंस यूज टू लिंक देयर सुपर पावर फॉर देयर ओन पर्पस। ठीक है कि जो छोटी कंट्रियाँ थी वो यूएसए के पार्ट से जुड़ी या यूएसएसआर के पार्ट से जुड़ी, वो चाहती थी कि वो लोग हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। दी अलायंस सिस्टम लीड टू टू सुपर पावर। अब ये अलायंस डेवलप होने लग गया जिससे दो सुपर पावर का जन्म हुआ। मोस्ट कंट्री ऑफ द वेस्टर्न साइड विद यूएसए, ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज थी वो यूएसए का साइड लेने लगी और ईस्टर्न कंट्री यूएसएसआर का साथ लेने लगी। अब देख लेते हैं कौन सा कंट्री यूएसएसआर की तरफ थी और कौन सा यूएसए की तरफ थी। अब ये देखते हैं, जो ये जो येलो में जो कंट्रीज हैं, है ना, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस, स्पेन, इटली, और ये अपना नॉर्वे, ये अपना टर्की, ग्रीस, ये सब किसके तरफ थी, ये सब थी नाटो के तरफ, मतलब यूएसएसआर के तरफ। ठीक है, अब ये जो ग्रीन वाले अदर कम्युनिस्ट नेशन, जैसे कि यूगोस्लेविया, ये कम्युनिस्ट नेशन था। वॉर पैक्ट मेंबर, मतलब जो रशिया के साइड है, यूएसएसआर था, ये रशिया के अंडर था, फिर पोलैंड था, जेकोस्लोवाकिया था, ईस्टर्न जर्मनी था, रोमेनिया था, बल्गेरिया था, ये सब वॉर्सो पैक्ट मतलब यूएसएसआर की तरफ थे। अब वर्ल्ड कंट्री के बारे में, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री किसको कहते हैं, ये जो यूरोपियन पार्ट हो गया और यूएसए से डेनमार्क, ये अपना ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाला पार्ट, ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहलाता है। सेकेंड वर्ल्ड कंट्री ये जो चाइना हो गया, ये जो अभी यूएसएसआर के पार्ट्स टूटे हैं कुछ कुछ वो, और रशिया हो गया, ये सब क्या कहलाता है, ये सब कहलाता है सेकेंड वर्ल्ड कंट्री। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जापान आता है ना, जापान भी आएगा इसमें। और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है ये अंडर डेवलप कंट्री है, जैसे कि अफ्रीका, इंडिया, सऊदी अरेबिया वगैरह को इसमें लिया गया था पहले, है ना, म्यांमार, बर्मा, थाईलैंड, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ये सब इसमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है। द वेस्टर्न अलायंस वॉज फॉर्मलाइज्ड into an organization, North Atlantic Treaty Organization, which come into existence in April 1949। कि भाई जो वेस्टर्न कंट्रीज थे जो यूएसएसआर के सपोर्ट में थे, उन्होंने यूएसए के सपोर्ट में थे, उन्होंने नाटो का फॉर्मेशन किया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में बना। यूरोपियन नॉर्थ अमेरिकन वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। ठीक है कि अगर हमारे ऊपर किसी ने अटैक किया, अगर किसी एक के ऊपर किसी ने अटैक किया तो ये समझेंगे क्या कि हमारी पूरी अलायंस के ऊपर किसी ने अटैक किया और हम उसको मारेंगे। द ईस्टर्न अलायंस नोन एज वॉर्सो पैक्ट, जो यूएसएसआर वाला था उसको वॉर्सो पैक्ट बोलते थे। जो यूएसएसआर ने बनाया था अपना ग्रुप, जैसे नाटो था वैसे ही यूएसएसआर था, ये लोगों ने वॉर्सो पैक्ट क्यों बनाया था, ये नाटो को काउंटर करने के लिए बनाया था। यूरोपियन बिकम द मेन अरीना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुपर पावर,
और यूरोप बिकम द मेन एरिना, है ना, यूरोप मेन एरिना बन गया कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दी टू सुपर पावर। सबसे ज़्यादा पिसाया कौन इस वॉर में? यूरोपियन कंट्रीज ज़्यादा पिसाए इस कोल्ड वॉर में दो सुपर पावर के बीच। सोवियत यूनियन यूज्ड इन्फ्लुएंस ऑफ द ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न हाफ यूरोप विद इन दी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। जो ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज थे वो यूएसएसआर के सपोर्ट में थे। इन द ईस्ट एंड साउथ वेस्ट एंड साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट एंड यूनाइटेड स्टेट वाला ये सब बिल्ड अलायंस सिस्टम कॉल्ड साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेटो, ठीक है। जो ईस्ट एंड साउथ ईस्ट कंट्रीज थे, है ना, जैसे मिडिल ईस्ट हो गए जो अपना अरब वगैरह हो गया, है ना, अरब वगैरह वाला एरिया हो गया, और वेस्ट एशियन मिडिल ईस्ट हो गए, ये ईस्ट, ये यूनाइटेड स्टेट ने बिल्ड किया अलायंस सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेटो एंड दी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो और सेंटो, सीएटो और सेंटो, ये यूएसए के कंट्रोल में आए ये लोग। फिर सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट चाइना रिस्पॉन्डेड हैविंग क्लोज रिलेशन विद रीजनल कंट्रीज सच एज नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया और इराक। अब जब मिडिल ईस्ट कंट्रीज को और वेस्टर्न एशियन कंट्रीज को जब यूएसए ने दोस्त बनाया, सीटो और सेंटो बनाया, तो अब रशिया ने भी क्या सोचा, यूएसएसआर ने सोचा कि अब मुझे भी अलायंस बढ़ानी पड़ेगी। नॉर्थ वियतनाम हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया, इसको इन्होंने अपने अंडर में लिया। वर्ल्ड कोल्ड वॉर थ्रेटन टू डिवाइड वर्ल्ड इनटू टू अलायंस, वही कि दो अलायंस में डिवाइड कर दे रहा था कोल्ड वॉर दुनिया को। अब इसमें देख लेते हैं नाटो में कौन कौन सी कंट्री आती है और 2025 का ये क्वेश्चन भी देख लेंगे अपन। देखिए नाटो में कंट्री आती है बेल्जियम, फ्रांस, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल, ग्रीस, स्पेन, पोलैंड, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, फिनलैंड, कनाडा, आयरलैंड, नेदरलैंड, यूके, टर्की, चेक रिपब्लिक, बल्गेरिया, लुथेनिया, स्लोविया, मॉन्टेनिग्रो, स्वीडन, डेनमार्क, इटली, नॉर्वे, यूएसए, जर्मनी, हंगरी, इस्टोनिया, रोमेनिया, अल्बेनिया, नॉर्थन मैसेडोनिया। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, क्रोएशिया, साइबेरिया, स्वीडन, नॉर्थ मैसेडोनिया। देखिए नॉर्थ मैसेडोनिया है, नॉर्थ मैसेडोनिया तो है, ये देखिए नॉर्थ मैसेडोनिया। फिर अपन देख लेते हैं बल्गेरिया, ये बल्गेरिया भी है। फिर स्वीडन, स्वीडन भी है, ये रहा, तीन हो गए। ऑस्ट्रिया नहीं है, और ये अपना क्रोएशिया, ये रहा क्रोएशिया। तो टोटल 4 कंट्रीज हैं, तो 5 गलत 6 गलत, और ये अपना ये आ जाएगा आंसर। द ओरिजिनल मेंबर ऑफ स्टेट ऑफ वार्सो पैक्ट, जो सोवियत यूनियन, अल्बेनिया हो गया, बल्गेरिया हो गया, चेस्लोवेकिया हो गया, मतलब जो अब चेक रिपब्लिक कहलाता है, ईस्टर्न जर्मनी हो गया, हंगरी हो गया, पोलैंड हो गया, रोमानिया हो गया, ये सब किसमें आते थे? ये सब आते थे वार्सो पैक्ट में। ये सब किसके अलायंस थे? ये सब अलायंस थे यूएसएसआर के, ठीक है। कोल्ड वॉर एरा अलायंस 2 पावर ब्लॉक में डिवाइड हो गया। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 द वर्ल्ड गॉट डिवाइडेड इनटू 2 सुपर पावर। पहला यूएसए था जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक नाटो ग्रुप को फॉर्म करता है और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी पे चलता है। यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, रशिया, ये कम्युनिस्ट ब्लॉक को वार्सो पैक्ट ग्रुप बनाता है। ये इच सुपर पावर वांटेड टू एक्सपांड इन्फ्लुएंस, दोनों सुपर पावर अपनी इन्फ्लुएंस को एक्सपांड करना चाहते थे। स्मॉलर कंट्री ज्वाइन दिस कैंप टू गेट प्रोटेक्टेड वेपन एंड इकोनॉमिकल एड्स, है ना, कि जो छोटी कंट्रीज थे वो इनसे जुड़ी, इनके अलायंस से जुड़ी, नाटो हो गया, वार्सो पैक्ट से, ताकि उनको प्रोटेक्शन मिले
वेपन मिले, इकोनॉमिकल एड्स मिले, ठीक है। नाटो ट्रीटी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी और ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में इसका फॉर्मेशन हुआ। वेस्टर्न यूरोप, यूएसए और कनाडा इसमें पार्ट थे, और काफ़ी सारे कंट्रीज जो अभी मैं बता चुका हूँ। इफ वन मेंबर अटैक इट इज कंसिडर्ड अटैक ऑन ऑल, मतलब अगर किसी के ऊपर अटैक कोई करता है एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर, तो ये लोग क्या बोलेंगे कि हमारे सबके ऊपर अटैक हुआ है और ये लोग फिर वॉर करें, ये उसको मारेंगे जो अटैक करेगा। वॉर्सो पैक्ट लीड बाय यूएसएसआर टू काउंटर नाटो, ये नाटो को काउंटर करने के लिए इसको लाया गया था। ईस्टर्न यूरोप कम्युनिस्ट कंट्री थी, है ना, ये कम्युनिस्ट कंट्री इसके मेंबर थे। एग्जाम्पल ऑफ कंट्रीज, नाटो ब्लॉक कैपिटलिस्ट वही यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, है ना। और वॉर्सो पैक्ट में यूएसएसआर, पोलैंड, ईस्टर्न जर्मनी, जो मैं अभी और कंट्रीज आपको बताया था वो भी, है ना। नॉन अलाइंड मूवमेंट नैम, इसमें इंडिया था, यूगोस्लेविया था और इजिप्ट था। स्पेशल अलायंस, यूएसए ऑल्सो क्रिएटेड मिलिट्री अलायंस इन एशिया, कि एशिया में भी मिलिट्री अलायंस बनाया यूएसए ने। सेटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूएसएसआर एंड कम्युनिस्ट चाइना सपोर्ट कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ वियतनाम और इराक। अब सेटो और सेंटो बनाते हुए देखा यूएसए को, यूएसएसआर ने, तो उन्होंने भी कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ वियतनाम और ईरान को अपने साथ जोड़ा चाइना के साथ, ठीक है। आउटकम क्या निकला? वर्ल्ड वॉर शार्पली डिवाइडेड इनटू टू कैंप, पहला वेस्टर्न कैपिटलिस्ट नाटो, ईस्टर्न कम्युनिस्ट एंड वॉर्सो पैक्ट। न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज लाइक इंडिया चूज नॉट टू ज्वाइन आइदर, ये दोनों ने सोचा हम हमें दोनों में से किसी को ज्वाइन नहीं करना है। दिस बिकम नॉन अलाइंड मूवमेंट, और इसी को कहते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट। कि इंडिया ने क्या किया, और जो इजिप्ट हो गया, यूगोस्लोवेकिया हो गया, ये लोगों ने क्या किया कि ये लोगों ने सोचा कि हमें किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना है, हमें नॉन अलाइंड में चलना है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। ब्रिटेन फ्रांस ने देखा कि जैसी हमारी फ्रीडम कुछ टाइम में ख़त्म हो जाएगी, हमको किसी ना किसी ब्लॉक में घुसना ही पड़ेगा, या तो यूएसएसआर में जाना पड़ेगा या तो यूएसए में जाना पड़ेगा। तो कम्युनिस्ट चाइना quarrel with USSR toward late 1950 and 1969, there fought a brief war in the territorial dispute। यूएसएसआर और चाइना का टेरिटोरियल डिस्प्यूट के कारण वॉर हुआ कुछ। और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। गेव द न्यूली इंडिपेंडेंस कंट्री अ वे टू स्टेइंग आउट ऑफ द अलायंस, मतलब ये क्या दे रहा था कि न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज को बता रहा था कि आप किसी भी अलायंस मत जाओ, आप नॉन अलाइनमेंट फॉलो करो। वाई दी सुपर पावर नीडेड देयर अलायंस, कि भाई सुपर पावर को ज़रूरी क्यों थी? कि वेपन, रेगुलर आर्मीज, स्मॉल स्टेट, एशिया, अफ्रीका, इवन द यूरोप, कि भाई उनको ज़रूरत क्या थी? कि विटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, मिनरल की इनको ज़रूरत पड़ रही थी। ये जो कंट्रीज थे जैसे कि यूएसए और रशिया, इनको हेल्प की ज़रूरत थी, जैसे मिनरल वगैरह की। टेरिटरी फ्रॉम वेयर दी सुपर पावर कुड लॉन्च देयर वेपन एंड ट्रूप्स, कि उनको चाहिए था कि वो अपने ट्रूप्स हो गए, वेपन्स हो गए, वहाँ रख सके। लोकेशन फ्रॉम वेयर दे स्पाई ईच अदर, मतलब कोई ऐसी जगह उनको मिल जाए, जैसे क्यूबा था, क्यूबा में बैठ करके यूएसएसआर यूएसए को अच्छे से स्पाई कर सकता था। इकोनॉमिकल सपोर्ट, उनको इकोनॉमिकल सपोर्ट चाहिए था अलायंस बना करके। इम्पोर्टेंस फॉर द आइडियोलॉजिकल रीजन, the loyalty of the allies suggested that superpower were winning the war of idea as well as the liberal democracy in capitalism were better than socialism and vice versa। were also important that the ideological war चल रहा था दोनों के बीच, कि जो जितने ज़्यादा लोगों को अपने तरफ ले पाया वो उतना ज़्यादा लोगों की आइडियोलॉजी को इन्फ्लुएंस करेगा। तो किसकी आइडियोलॉजी बेटर है? या तो कैपिटलिस्ट लोगों की आइडियोलॉजी बेटर है, या तो सोशलिस्ट लोगों की आइडियोलॉजी बेटर है, ये पता चल जाएगा। ये इस कारण से जो सुपर पावर थे उनको अलायंस की ज़रूरत थी। एरिना ऑफ द कोल्ड वॉर,
Cuba missile crisis that began this chapter with with only one several crises that occurred during the Cold War. The Cold War also led to several shooting war, but it is important to note that this crisis war did not lead to another वर्ल्ड वॉर कि भाई कोल्ड वॉर में बहुत सारे क्राइसिस हुए मगर उन क्राइसिस का अल्टीमेट वॉर में नहीं कन्वर्ट हुआ. द डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन इन कोरिया 1950 to 1953, बर्लिन 1958 to 1962 और कॉन्गो 1960. ठीक है, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन दोनों सुपर पावर ने इन कंट्रीज में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन घुसने की कोशिश की, है ना. दी The crisis depended neither of the parties involved willing to बैक डाउन, और दोनों जो कैपिटलिस्ट यूएसए था और यूएसएसआर था दोनों बैक नहीं करना चाहते थे. वो अपनी आइडियोलॉजी और अपनी पावर को सुप्रीम दिखाना चाहते थे. We talk about the arena of the Cold War. We refer therefore to the where the crisis and war occurred and threatened to occur between the alliance system, but it did not cross certain limit. The great many live lost in some of these area like Korea, Vietnam, Afghanistan, but the world was spread a nuclear war global hostile. के कोल्ड वॉर में कोई बड़ा काफ़ी लोग मरे, बहुत कंट्रीज़ को दिक्कत हुई, मगर इसमें कोई बड़ा न्यूक्लियर वॉर नहीं हुआ जो ज़्यादा समाज के लिए, ज़्यादा कंट्रियों के लिए हानिकारक हो. हाँ, मानते हैं कि इसमें काफ़ी लोग मरे, काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई, मगर ये उतना घातक नहीं था एक न्यूक्लियर वॉर के हिसाब से. एक न्यूक्लियर वॉर के हिसाब से एक न्यूक्लियर वॉर जितना घातक नहीं था, है ना. ये अपन देखेंगे. इन सम केसेस ह्यूज मिलिट्री built up. Reported in many cases communication between superpower could not be sustained, contribute to misunderstanding. Sometimes countries outside the two bloc, example non-alignment country, play role in reducing the Cold War conflict, averting and some gave grave crisis. Jawaharlal Nehru, one of the key leader of the नैम, है ना, कि भाई जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के कंट्रीज थे वो कई बार इन लोगों के मैटर्स को सॉल्व कराने का काम करते थे, इनके कॉन्फ्लिक्ट को कम करने का काम करते थे, यूएसए और यूएसएसआर का. अब देख रहे थे कोल्ड वॉर अलायंस, इंपॉर्टेंस ऑफ अलायंस. इवन दो यूएसए एंड यूएसएसआर ऑलरेडी हैड न्यूक्लियर पावर, बिग आर्मीज, स्टिल नीडेड स्मॉल कंट्रीज एज देयर अलायंस. कि भाई क्यों उनको ज़रूरत थी अलायंस बनाने की, इतनी बड़ी पावर थे वो लोग, इतना बड़ा पावर सिस्टम था उनका और आर्मी इतनी बड़ी थी, फिर भी उनको क्यों ज़रूरत पड़ी अलायंस बनाने की? क्योंकि वो चाहते थे कि उनको रिसोर्स ऑयल वगैरह मिले, टेरिटरी सेटअप, मिलिट्री बेस, वहाँ मिलिट्री बेस बना सके, मिसाइल लॉन्च एरिया बना सके, स्पाई कर सके एक दूसरे के ऊपर, इकोनॉमिकल सपोर्ट मिल सके छोटे कंट्रीज से, आइडियोलॉजिकल, है ना, कि ये जो कोल्ड वॉर था मोर ओवर आइडियोलॉजिकल वॉर था कि हम जितने कंट्री को अपनी तरफ करेंगे हमारी आइडियोलॉजी बढ़ेगी और हम जीतेंगे, ये सोच था. इस कारण वो लोग अलायंस बनाना चाहते थे. एरिना ऑफ द कोल्ड वॉर, फ्लैश पॉइंट, है ना, कि कोल्ड वॉर वॉज नॉट ओनली अबाउट टॉक, इट ऑल्सो क्रिएट रियल वॉर एंड क्राइसिस. कि भाई कोल्ड वॉर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बात ही बात हुई, रियल वॉर्स भी हुए, क्राइसिस भी आया. कोरिया 1950 टू 1953, नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट सपोर्ट में था यूएसएसआर के और चाइना के, है ना, और साउथ कोरिया ये सपोर्ट में था यूएसए के. तो इन लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, दोनों अलग हुए. बर्लिन टेंशन ओवर द बर्लिन बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर लीडिंग टू बर्लिन वॉल. बर्लिन वॉल का फॉर्मेशन हुआ, इससे जर्मनी ईस्ट और जर्मनी वेस्ट पार्ट में डिवाइड हो गया. कॉन्गो अफ्रीका, बोथ सुपर पावर फॉर इनडायरेक्टली फॉर देयर इन्फ्लुएंस. दोनों ही कंट्री में वॉर हुआ, मतलब दोनों ही कंट्री ने इनडायरेक्टली कॉन्गो में घुसने की कोशिश की. वियतनाम अफगानिस्तान, फुल स्केल वॉर, यूएसए और यूएसएसआर इनडायरेक्ट फॉर ईच अदर, है ना,
जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच वॉर हुआ, वियत यूएसए और यूएसएसआर के बीच वॉर हुआ, यूएसएसआर अफगानिस्तान में घुस गया और यूएसए कंट्रोल करने के लिए वियतनाम में घुस गया। की पॉइंट, मैनी पीपल डाइड दिस वॉर बट वर्ल्ड वॉज सेव फ्रॉम द न्यूक्लियर वॉर, बोथ साइड मेंटेन सम लिमिट। ठीक है, कि भाई बहुत लोग मारे गए, बहुत लोगों को दिक्कत हुई कोल्ड वॉर में, मगर दुनिया न्यूक्लियर वॉर से बच गया। ये सिर्फ एक आइडियोलॉजी वाली वॉर थी जो कि कुछ प्रॉक्सी वॉर तक ही लिमिट रह गई। रोल ऑफ नैम, नैम का रोल क्या है? तो रोल ऑफ नैम पढ़ते हैं, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज लाइक इंडिया, इजिप्ट, यूगोस्लेविया, ये डिसाइड करते हैं हम लोग किसी ग्रुप में ज्वाइन नहीं होंगे, ना यूएसए ना यूएसएसआर में। समटाइम दिस न्यूट्रल कंट्रीज हैड टू रिड्यूस द टेंशन बिटवीन सुपर पावर। ये ये न्यूट्रल कंट्रीज सुपर पावर के बीच कॉन्फ्लिक्ट को कम करने का काम करते थे। कभी कभार जवाहरलाल नेहरू नैम के एक लीडिंग फिगर थे। वाई आर देयर टू कोरिया, कोरिया दो में क्यों टूटा? कोरिया वॉज अ वन कंट्री बट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इट इज डिवाइडेड इंटू नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट और साउथ कोरिया कैपिटलिस्ट। ठीक है भाई, कोरिया का एक कंट्री थी, इन्फ्लुएंस में आई, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया। यही है इसके पीछे कहानी। कोल्ड वॉर की टाइमलाइन देख लेते हैं। पहला 1947 कम्युनलिज्म, अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रम्प डॉक्ट्राइन अबाउट द कंटेंटमेंट ऑफ कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म रोकना चाहते थे 1947 में। और यूएसए प्रोवाइड मनी फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोप, है ना। यूएसए ने एड किया रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोप को। इन 1948-1949 में बर्लिन ब्लैक द सोवियत यूनियन एंड एयरलिफ्ट द सप्लाई ऑफ द सिटीजन ऑफ वेस्ट बर्लिन बाय द यूएसए एयरलाइन। फिर कोरियन वॉर हुआ, नॉर्थ और साउथ कोरिया वाला, 1950 1953 में। 1954 में डिफीट ऑफ फ्रांस बाय वियतनामीज एट द डिन बिन फू, साइनिंग ऑफ द जिनेवा अकॉर्ड, डिवीजन ऑफ वियतनाम इन 17th पैरेलल, फॉर्मेशन ऑफ सीटा 1955 में 1954 में। अमेरिका इंटरवेंशन वियतनाम 1954 से 1975, ये करीबन 21 साल चली है लड़ाई, है ना। तो 1955 में क्या हुआ? बागदाद पैक्ट, लेटर सिंटो सेंटो का फॉर्मेशन हुआ। सोवियत इंटरवेंशन इन हंगरी 1956। 1961 यूएस स्पॉन्सर बे ऑफ पिग इन्वेशन इन क्यूबा और कंस्ट्रक्शन ऑफ द बर्लिन वॉर। यूएसए स्पॉन्सर किया बे ऑफ पिग इन्वेशन क्यूबा में और कंस्ट्रक्शन ऑफ द बर्लिन वॉर को। 1962 में क्यूबन क्राइसिस हुआ, न्यूक्लियर वॉर क्लोज आ गया था कि हो सकता था उस समय। 1965 में अमेरिका इंटरवेंशन इन डोमिनियन ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक में वो घुसने की कोशिश करता है, घुसता है। और सोवियत इंटरवेंशन इन चेकोस्लोवाकिया 1968 में। यूएसए प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन विजिट चाइना 1972 में। 1978 से 1989 वियतनामीज इंटरवेंशन इन कोलंबिया। 1979 to 1989 Soviet intervention in Afghanistan. 1985 Gorbachev became the president of USSR, began the reform process. 1989 fall of Berlin Wall, बर्लिन वॉल टूटता है। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न जो यूएसएसआर का पार्ट था वहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1990 में यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी हो जाता है। 1991 में डी डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर का एंड होता है 1991 में और सोवियत यूनियन भी खत्म हो जाता है। लीडिंग लीडर ऑफ द नैम जो जवाहरलाल नेहरू थे। कोरिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, वही टू कोरियन इन द कॉन्गो क्राइसिस। यूएन सेक्रेटरी जनरल प्लेड अ की मॉनिटरिंग रोल। कॉन्गो में क्राइसिस हुआ था, यूएन सेक्रेटरी जनरल वहाँ एक बढ़िया रोल प्ले किए थे उनकी मीडिएटरी के रूप में। By the large, it was a realism of a superpower part of the all mean that should be avoided that man made them exercise restraint and misbehave more responsibly the international affair. As the Cold War rolled from the arena of the another
logic of the restraint was increasingly, increasingly evident. However, since the Cold War not eliminated the rivalry between the two alliances, mutual suspicion led them to arm themselves in the teeth and to the constantly prepare for the war. Huge shock of the army were considered necessary to prevent war from the taking place. Two side understand that war might occur in a spite of the restraint. Either side might miscalculated the number of the weapon in the obsession of the other side. They might misunderstand the intention of the other side. Decide what if there was a nuclear accident. What would happen if someone fired off the nuclear weapon by mistake, or if a soldier mischievously shot off a weapon deliberately to start a war? What if the accident occurred with a nuclear power? How would we, the leader of the country, know it as an accident or as an act of sabotage by the enemy? Or a missile had not landed from the other side. तो ये एक डायग्राम है, इसमें क्या बता रहा है कि यूएसए है, ये यूएसए है और ये यूएसएसआर है। ठीक है। चाइना, पहले यूएसए और यूएसएसआर दोनों में फाइट चल रहा था, तो ये दोनों साथ में बैठा दिए गए हैं और धीरे से देख रहे हैं कि यूएसए और चाइना का रिलेशन ठीक हो रहा है। ठीक है। ये कुट्टी ने बनाया था, ये इंडियन पेंटर थे, कि इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट में चाइना यूएसए से जुड़ रहा है और वो अपने आप को बेहतर बनाना शुरू कर रहा है। फिर वियतनाम कांग्रेस में, तो वियतनाम को यूएसए खाने की कोशिश कर रहा है, मगर वहाँ 20-25 साल रह करके भी उसको कुछ नहीं मिला और आखिरकार वो वहाँ से भाग के आना पड़ता है। वियतनाम वॉर एक नाइटमेयर बन गया यूएसए के लिए, ये दर्शा रहा है। जोसेफ ब्रोज टीटो, ये यूगोस्लोवाकिया के प्रेसिडेंट थे, ये याद रखिएगा। और इन्होंने लड़ाई किया था जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जर्मनी से, है ना। यूएसए यूएसएसआर डिसाइड टू कोलैबोरेट इन लिमिटिंग और एलिमिनेटिंग द सर्टेन काइंड ऑफ द न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन। उन्हें तैयार हुआ कि न्यूक्लियर नॉन न्यूक्लियर वेपन को सर्टिफाइड करेंगे और लिमिट लगाएंगे इसके ऊपर। अ स्टेबल बैलेंस ऑफ द वेपन this decide could be maintained through the army control. Starting in 1960, the two sides signed the three significant agreements within the decade. The Limited Test Ban Treaty, पहला लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी था, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड द एंटी ब्लास्टिक मिसाइल ट्रीटी। ये तीन ट्रीटी में बनाया इन दो कंट्रीज़ ने कैसे न्यूक्लियर मिसाइल और मिसाइलों का इस्तेमाल कैसे करना है। Challenges or bipolarity. We have already seen how the Cold War tended to divide the world into two rivalry alliances. It was in this context that the non-alignment offered the newly decolonized country of the Asia Africa, Latin America, a third option that was not their ally। मतलब कि जो न्यूली फॉर्म कंट्रीज थी, इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, उनको एक नया ऑप्शन दिया जाए। या तो आप, उनके पास दो ही ऑप्शन था, पहले यूएसए के पास जाओ या यूएसएसआर के पास जाओ। अब उनको तीसरा ऑप्शन मिला, एस नैम, यूगोस्लोवाकिया के जो टीटो थे, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू और इजिप्ट के नासिर, इन तीनों ने मीटिंग की 1956 में इंडोनेशिया में सुकार्नो में और घाना वेम निकारो में स्ट्रांगली सपोर्ट देम। ठीक है। फिर जो घाना हो गया, वेम और क्रूमा, ये सब इनको बहुत सपोर्ट किया इन्होंने। दिस 5 लीडर, ये 5 लीडर वही जो अपने 3, नेहरू, टीटो, नासिर और घाना और ये निक्रोमा, है ना, इन लोगों ने इसको सपोर्ट किया। लीडर बिकम द 5 फाउंडर ऑफ द नैम। द फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट सपोर्ट वाज हेल्ड इन, इसका पहला फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट समिट, पहला समिट कहाँ हुआ,
बेलग्रेड इन 1961 में हुआ। दिस वॉज द क्यूमुलेशन एट लीस्ट थ्री फैक्टर, तीन फैक्टर का क्यूमुलेशन था। कॉपरेशन अमंग दी फाइव कंट्रीज, पांच कंट्री का कॉपरेशन। और फिर क्या था, ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशन एंड इट्स वाइडनिंग एरिना, ड्रामेटिक एंट्री ऑफ मैनी न्यूली dramatic entry of many newly decolonized African countries into the international arena. In 1960, there were 16 new African members in the UN. ठीक है, कि हम इसको एक बार और पढ़ लेते हैं कि कॉपरेशन अमंग दिस फाइव कंट्री, इन लोगों के बीच कॉपरेशन डेवलप हो, ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशन एंड वाइडन द एरिना, है ना। कोल्ड वॉर का टेंशन बढ़ रहा था और इस कारण इन लोगों को कुछ हार्म ना होए, और इसलिए इन्होंने वाइड किया एरिना को कि आपके पास एक तीसरा ऑप्शन भी होना चाहिए। 1960 देयर वर 16 न्यू अफ्रीकन मेंबर इन द यूएन। द समिट वाज अटेंडेड बाय 25 मेंबर स्टेट ओवर द ईयर। मेंबरशिप ऑफ नैम एक्सपांडेड, धीरे धीरे मेंबरशिप ऑफ नैम एक्सपांड होने लगा। लेटेस्ट मीटिंग 14 समिट हुआ था 2006 में हवाना में, जहां 116 मेंबर थे और 15 ऑब्जर्वर कंट्री थे। नैम धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा, वेरियस कंट्रीज को ज्वाइन करने लगी, है ना। दिस मेड मूवमेंट लेस होमोजीनस, मतलब ये मूवमेंट को थोड़ा डाइल्यूट कर दिया, एक डायरेक्शन में चलने नहीं दिया। एंड मेड इट मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन वेरी नेट एंड प्रिसाइज टर्म, मतलब इसके लिए इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता कि नैम बना क्यों था। नैम का एक ही आइडियोलॉजी था कि आपको ना यूएसएसआर में जाना है, ना आपको यूएसए की तरफ जाना है, आपको अपने इंटरेस्ट को देखना है। इंक्रीजिंग नैम इजियर टू डिफाइन इन टर्म व्हाट इट इज नॉट, है ना। ये बढ़ने लगा और ये इजी होने लगा इट टू डिफाइन इन टर्म्स व्हाट इट वाज नॉट, वो जो चीज़ के लिए नहीं बना था उन चीज़ों के लिए भी वो डिफाइन होने लगा। नॉन अलाइनमेंट इज नॉट isolation, since isolation means remaining aloof from the world affair। कि भैया नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से अलग हो जाओ, इसका मतलब आइसोलेशन नहीं है। सम अब आइसोलिज्म सम ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएस फ्रॉम द अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1787 अप टू बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि यूएसए ने आइसोलेशन का यूज़ किया था उस अमेरिकन इंडिपेंडेंस इन 1978 से लेकर के वर्ल्ड वॉर वन तक, कहीं वो सामने नहीं आया। उसने क्या किया, अपने आप को बिल्ड किया, आइसोलेट रखा और अपने आप को बेहतर बनाने में काम किया। इन कंपैरिजन नॉन अलाइनमेंट कंट्री इंक्लूड इंडिया प्ले अ एक्टिव रोल in mediating between the rival alliance in the cause of the peace and stability। देखिए 1787 से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक अमेरिका आइसोलेशन में था, वो अपना ही डेवलपमेंट में काम कर रहा था, मगर इंडिया वैसा काम नहीं किया। उसने आइसोलेशन वर्ल्ड अफेयर में भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, और जो ये जो कंट्रीज़ लड़ रही थी, तो सुपर कंट्रीज सुपर पावर, तो उन लोगों को भी शांत किया, कई बार उन लोगों में मीडिएशन का काम किया इंडिया ने। नॉन अलाइनमेंट ऑल्सो नॉट न्यूट्रल, ये न्यूट्रल भी नहीं था कि हम भाई दोनों की तरफ नहीं है ना। न्यूट्रलिटी रिफर टू प्रिंसिपली पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ वॉर, कि वॉर के बाहर रहें और हमको क्या लेना देना दोनों से, ऐसा टाइप का। ये न्यूट्रल भी नहीं था, ना ही आइसोलेटेड था। स्टेट पार्टिसिपेट न्यूट्रलिटी आर नॉट रिक्वायर्ड हेल्प ऑफ दी help and in war they do not get involved in any war and do not take any position on the appropriateness or morality of the war। Non-alignment states including India were actually involved in war of the various reason, also work to prevent war between other and try to end the war broken out। New international economical order,